2 बार लाडनू से विधायक और सत्यपाल मलिक साहब के प्रति बहुत निष्ठा रखने वाले, आपके लाडनू आवास पर भी लेकर गए, कई सारे कार्यक्रम आपके करवाए। और जब मलिक साहब का देहावसान हो गया तो आपने राजस्थान की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि सभा इसी सभागार में करवाई, जिसमें पीसीसी चीफ पधारे थे डोटासरा साहब। ऐसे हमारे साथी लाडनू से विधायक सम्मान्य श्री मुकेश जी भाकर हम सबके बीच में पधारें और श्रद्धेय सत्यपाल मलिक साहब की महानता पर अपनी बात रखें। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक साहब की आज इस प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि समारोह में हमारे बीच मंच पर विराजमान स्वर्गीय मलिक साहब की धर्मपत्नी इकबाल कौर जी, मंच पर विराजमान चोमू से विधायक शिखा मील जी, सारिका चौधरी जी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, अर्चना शर्मा जी शिक्षा के सेक्टर में और विशेषकर बालिका शिक्षा के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ी लकीर खींची, बहुत सराहनीय काम जिन्होंने नौकरी में रहते हुए किया और आज रिटायरमेंट के बाद भी उस पुण्य काम में लगे हुए हैं, आदरणीय जसाराम चौधरी जी, नवलगढ़ से प्रधान और जिला अध्यक्ष भाई सुंडा जी, विक्रम स्वामी जी, सुमित जी, भाई राम सिंह जी, राहुल मेला जी, और इस कार्यक्रम को आज यहाँ संपादित करने वाले आदरणीय हरिराम किवाड़ा जी, मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, मेरे सामने विराजमान सभी स्वर्गीय मलिक साहब को आज अपनी श्रद्धांजलि देने आए सभी साथीगण। साथियों, आज उस महान व्यक्तित्व की पहली पुण्यतिथि है। आज के दिन 1 साल पहले वो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से गए और मैं समझता हूं कि आज तक आज़ादी के बाद जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, लोकतंत्र भारत में आया, उसके बाद मैं समझता हूं कि बहुत से गवर्नर रहे, इनसे ज़्यादा स्टेटों को भी रहे, लेकिन एक अमर राज्यपाल के तौर पर जिनकी छाप आज भी राजस्थान हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में है, स्वर्गीय मलिक साहब। और वो व्यक्ति जिसने जीवन में 26 साल की उम्र में राजनीति शुरू की, चौधरी चरण सिंह जी ने, उन्होंने खुद ने जो अपने उनके साथ समय बिताने का जो साथ रहने का समय बिताने का मुझे जो मौका मिला, तो उनसे मैंने पूछा, पहले मुझे लगता था कि जब मलिक साहब कहीं गवर्नर थे और जब उनका नाम यहाँ राजस्थान में सुनते थे, जब मैं ज़्यादा उनसे परिचित नहीं था, तो मुझे लगता था कि सीधा इन्होंने राजनीति शुरू की और पार्टी से, बीजेपी से मुझे लगता था कि इन्होंने पार्टी अपनी राजनीति शुरू की और उसके बाद चुनाव जीते, मंत्री भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, एमएलए भी रहे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा, सबसे पहले मैंने कहा, साहब आप राजनीति में कैसे आए, कौन आपके नज़दीक था, क्या आपका जीवन काल रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं मेरिट कॉलेज का अध्यक्ष बना और जो छात्र है, युवा है, उनका मेरे साथ सहयोग था, मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे। और चरण सिंह जी, उन्होंने मुझे बुलाकर ये कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता था, उनकी पार्टी में मैं नहीं था, उनका मैं बहुत सम्मान करता था। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि सत्यपाल, ये सीट है जिस सीट पर लोकदल नहीं जीत पाता था, आपको यहां से चुनाव लड़ना है। तो सभी साथियों ने ये कहा कि ये तो बहुत मुश्किल सीट है, कैसे जीतेंगे।
तो उन्होंने कहा कि चरण सिंह जी ने मुझे बोल दिया मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो बहुत कम उम्र थी मेरे हिसाब से, 30 साल से नीचे नीचे की उम्र में वो चुनाव लड़े और पहला चुनाव 10-12 हज़ार से, वो बोले कि मैं जो छात्र थे, युवा थे, उनके बदौलत उस चुनाव में उतरा और सबसे मुश्किल सीट थी, वहां से विधायक बनकर मैं आया। तो छात्र जीवन से निकलकर एक पहले विधायक, फिर एक लंबे समय तक लोकदल में रहे, फिर बीजेपी में गए, कांग्रेस में कुछ समय रहे, लेकिन उनका जो काम था, मुख्य तौर पर उनका उद्देश्य था, जो ध्येय था, वो था कि किसान कौम के लिए, किसान कम्युनिटी के लिए काम करना। जब वो सबसे पहले मोदी अमित शाह के इस सरकार के खिलाफ बोले, उस दिन मेरे गांव में, मेरे गांव का जो घर है वहां वो आए हुए थे। एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था, मैं उनके पास बैठा था, तो उन्होंने मुझे पास में बोलने लगे कि मैं मोदी से मिला। मैंने कहा कि ये किसान बहुत लंबे समय से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और आपको इनकी बात सुननी चाहिए। तो बोले वो बहुत घमंड में था और मैं उससे लड़के आ गया। तो मुझे लगा कि भाजपा में ये है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है, कहीं मीडिया में ये बात लीक ना हो। तो मैंने जो मीडिया वाले बंधु थे उनको थोड़ा दूर किया। मुझे नहीं पता था कि वो ये आज तय करके आए हैं कि सरकार के खिलाफ मुझे बोलना है, और थोड़ी देर बाद बाहर निकल के उन्होंने मीडिया में सबसे पहले इस भाजपा सरकार के खिलाफ बोला। और उन्होंने कहा कि जब मैं मिलने गया नरेंद्र मोदी से, मैंने उनको कहा कि ये लोग बैठे हैं, 1 साल से ऊपर इनको समय हो गया, आपको इनसे वार्ता करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि कुछ दिन और बैठेंगे, चले जाएंगे। बहुत से मैंने आंदोलन देखे हैं, लेकिन मैंने कहा नरेंद्र मोदी को, ये आंदोलन आपने देखा नहीं है। पंजाब और हरियाणा, यूपी, राजस्थान के ये लोग हैं, ये आप जब तक तू नहीं जाएगा, जब तक यहां से उठने वाले नहीं है। और मेरा उससे झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सरकार ये चाहती थी, अमित शाह ने उनको बुलाकर कहा, ये उनके खुद के शब्द हैं, कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब बने उस जगह या हो सकता और भी बड़ा पद उनको मिल जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो किसान है उनका दुख देखा नहीं गया, और ये राजनीति चाहे जहां ले जाए, अब मैं इस उम्र में हूं कि पूरा जीवन में अब चाहे कमजोरी में निकाल लूं, ताकत में नहीं रहूं, लेकिन किसानों के लिए मैं नहीं बोल पाए तो मेरा जीवन, मैं समझता हूं कि सफल नहीं होगा। और उसके बाद आप ये देखोगे कि सीबीआई ने जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बारे में उन्होंने सच्चाई देश के सामने रखी, और उसके बाद भाजपा सरकार ने वो केस दिया सीबीआई को, और मलिक साहब के खुद का, उनके नौकर का, उनके जो पीए थे, सबके फोन जब्त करके सीबीआई घर से ले गई। उनके मोबाइल, सारा जितना भी डाटा था, पैसा तो उनके पास कुछ निकला नहीं, तो वो सब लेके और सीबीआई चली गई। अंत के समय में जिस तरह से उनको परेशान किया गया मानसिक रूप से, घर में आकर छापा पड़ना, हर जगह उन पर निगरानी रखना, सिक्योरिटी हटा देना। कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूं कि पंच सबसे नीची इकाई इस लोकतंत्र में होती है। सरपंच या पंच जो होता है वो भी देखता है कि राज से कुछ मैं फायदा उठा लूं, लेकिन इतनी उनके खिलाफ जुल्म के बाद भी जब उनके घर पर रेड हो गई, उनके ऊपर निगरानी रखी गई, सिक्योरिटी उनकी हटा दी गई, और 370 जैसी धारा हटाने वाले मलिक साहब थे, उनकी सिक्योरिटी हटाकर उन्होंने ये कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग ध्यान देने वाले नहीं हैं। लेकिन मलिक साहब, उनको लगा था भाजपा को कि जो बाकी लोग डरे वैसे ये भी डर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो करण थापर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं समझता हूं भी कि कोई भी व्यक्ति, और अगले दिन मैंने बात की मलिक साहब से फोन करके, मैंने कहा साहब अगर अपने इंटरव्यू से, अपने भाषण से किसी भी सरकार को इतना नुकसान कोई स्पीच कर सकता है, कोई इंटरव्यू कर सकता है, मैं नहीं मान सकता था इस बात को, लेकिन आपने जितना नरेंद्र मोदी और इस भाजपा सरकार के जो आपने इनकी सच्चाई लोगों को बताई है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हमला आज तक नरेंद्र मोदी पर आपने किया। और उसके बाद भी बीमार वो थे, पैरों से चला नहीं जाता था, फिर भी यूपी में कहीं बुला लो, हरियाणा में कहीं बुला लो, राजस्थान में जगह जगह, अभी सुंडा जी बोल रहे थे कि जब नवलगढ़ में चुनाव था तो मलिक साहब को बुलाया, तो बहुत से जो खिलाफ के लोग थे उन्होंने फोन किए मलिक साहब को कि साहब आप यहाँ आओगे हम पत्थरबाजी कर देंगे, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, हम सब लोग जो
जिस प्रत्याशी के पक्ष में आप आ रहे हो उनके खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम दे चुका हूं, चाहे तुम पत्थर मारना चाहे विरोध करना, प्रोग्राम तो मैं करके जाऊंगा। तो ये एक उनमें ताकत थी सच्चाई के लिए लड़ने की। वो जो उनका बुढ़ापे का टाइम था, मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार ने उनको घेरने की कोशिश की, उनको परेशान करने की कोशिश की, वो मैं समझता हूं कि कोई भी नेता दूसरा होता तो वो भाजपा से हाथ मिलाकर रहता, जो आज ये ताकत में इन लोगों के खिलाफ होने की हिम्मत नहीं करता। एक उनके द्वारा जो वृतांत मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने पूछा कि साहब ये मोदी आपसे इतना चिढ़ता क्यों है, कोई तो वजह होगी। तो उन्होंने कहा कि जब 370 कश्मीर में हटी तो पूरे देश में ये लगा कि हाहाकार मच जाएगा, वहाँ कत्लेआम होंगे और सरकार फौज संभाल नहीं पाएगी। बोले मैंने इतनी शांति से वो सब हटा दिया, और जहाँ भी होर्डिंग लगे होते थे कश्मीर में, वहाँ मेरी फ़ोटो होती थी, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो होती थी, और लोग वहाँ का जो लोकल लोग थे वो मेरे से सब लोगों का लगाव था, एक भी पत्थर वहाँ नहीं फेंका गया। तो इसका क्रेडिट लेना चाहते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन लोगों ने क्रेडिट दिया मुझे। इस बात से भी बहुत जलन नरेंद्र मोदी को उनसे हुई कि आपके होर्डिंग इतने बड़े क्यों लगे हुए हैं मलिक साहब। उन्होंने कहा साहब लोगों ने लगाए, मैंने नहीं लगाए। तो बोले सिर्फ मेरी अकेले की फोटो होनी चाहिए। तो इस तरह से एक व्यक्ति जिसने आज लोग जा जाकर भाजपा के जहां मीटिंग होती है, आज तो आंदोलन के बाद इनकी स्थिति खराब है, हर व्यक्ति वहां ज्वाइन करना चाहता है। उस समय उस सरकार का खिलाफत करना, उनकी बहुत अच्छी जहां पकड़ थी जिस पार्टी में, सिर्फ किसान के लिए, और उनका दुख नहीं देखा गया, इसी बात पर उन्होंने झगड़ा किया। तो मैं समझता हूं कि मलिक साहब से आज के व्यक्ति को, नौजवान को, ये सीखने की बात है कि आप जब तक अपने लोगों के लिए लड़ते रहोगे तब तक लोग आपको अपना प्यार, आपका सहयोग बना रहेगा। मैं पुनः मलिक साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आज जो उनकी पुस्तक का विमोचन है, मैं समझता हूं कि उस पुस्तक से हम लोग उनके जीवन की बहुत सी और बातें हैं, जो उनके धर्मपत्नी यहाँ आज हमारे सामने पुस्तक का विमोचन करेंगे, तो और भी बहुत सी बातें हम लोगों को उसमें पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। एक बार पुनः मैं उनको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुकेश भाकर जी।